वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी थर्ड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 4। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 3 मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती क्या है? सहंत एवं प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। बस्ती वह स्थान है जहां मानव स्थायी रूप से निवास करता है, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विकास होता है तथा इसका स्वरूप भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, तो इसको हम बस्ती कहते हैं। अब सहंत और प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर देखते हैं। फर्स्ट है, सहंत बस्ती में मकान पास पास होते हैं, जबकि प्रकीर्ण जो बस्ती है उसमें मकान दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सहंत बस्ती उपजाऊ मैदानों, जल स्रोतों तथा सुरक्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सहंत का मतलब होता है जो पास पास होती है, कॉम्पैक्ट जो बस्तियां होती हैं, या सघन बस्तियां इसे कहा जाता है। तो ये उपजाऊ मैदानों, जल स्रोतों और सुरक्षा वाले क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। जबकि जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं वो पहाड़ी, पठारी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। प्रकीर्ण का मतलब होता है जो दूर दूर होती है, या अ, विरल बस्तियां जिसको कहा जाता है। तो ये पहाड़ी, पठारी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सहंत बस्ती में सड़कें, संकरी और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जबकि प्रकीर्ण जो बस्तियां होती हैं वहां जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्योंकि जनसंख्या कम पाई जाती है और दूर दूर ये बस्तियां बिखरी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सहंत बस्तियों के उदाहरण है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र। बिल्कुल, जो ये मैदानी क्षेत्र है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पर सहंत या सघन बस्तियां पाई जाती हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां जो होती हैं उसका उदाहरण है हिमालय क्षेत्र या दक्कन का पठार। यहाँ पर प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार बस्तियों का स्वरूप प्राथमिक परिस्थितियों, भूमि उपलब्धता, सुरक्षा एवं जीवन शैली के आधार पर बदलता और क्षेत्रीय मानव जीवन की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं, कि चाहे वो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, भूमि उपलब्धता है, सुरक्षा है और जीवन शैली है, ये सभी इन बस्तियों का जो आधार है वो निर्धारित करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के महत्व की चर्चा कीजिए। उत्तर देखते हैं। भारत में सड़क परिवहन सबसे अधिक सुलभ, लचीला और गांव शहर को जोड़ने वाला साधन है। क्योंकि देखिए, वैसे तो जल परिवहन काफी सस्ता होता है, उसके बाद रेल परिवहन सस्ता होता है, लेकिन हर स्थान पर जो जल है और जो रेल है वो नहीं पहुंच सकती। एक सड़क ही ऐसा माध्यम है जो हर गांव, हर शहर, हर कस्बे तक पहुंचा हुआ है, और इसी वजह से यह सुलभ है, यानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, लचीला है और गांव शहर को जोड़ने वाला साधन है, जो आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करता है और उत्पादन से उपभोग तक संपर्क स्थापित करता है। अब ये देखते हैं सड़क परिवहन, भारत में आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का जो महत्व है उसको देखते हैं। फर्स्ट है, उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल की आपूर्ति सुगम बनाता है। बिल्कुल, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है, कच्चे माल के स्थान से उद्योगों तक लेकर आना और तैयार माल को मार्केट तक लेके जाने का काम जो है सड़क परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यापार, सीमाएं या पर्यटन को विस्तार देकर आर्थिक गतिविधि को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, दुर्गम, सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर क्षेत्रीय असमानता को घटाता है। बिल्कुल, चाहे जितने भी दुर्गम स्थान हैं या सीमाओं के पास जो सीमांत स्थान हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन सभी को साथ में जोड़कर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय जो असमानता है उसको यह घटाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे उद्योग, परिवहन सेवाएं और निर्माण कार्य के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करता है। अब निष्कर्ष देखते हैं।
इस प्रकार सड़क परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है और राष्ट्रीय विकास की गति को तेज करता है, इसलिए इसे आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के 3 उपाय सुझाइए। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय पर्यावरण वाला क्षेत्र है जहां जल संरक्षण, मृदा सुरक्षा और कृषि स्थिरता सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब सतत विकास को बढ़ावा देने के जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई द्वारा जल की बचत और उत्पादन को बढ़ाना। यानी इस तरीके से हम जल की बचत भी कर सकते हैं और उत्पादन जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाजरा, चारा और तिलहन जैसे कम जल वाली फसलों को बढ़ावा देना। बिल्कुल ऐसी ये जो फसलें हैं ये कम जल ग्रहण करती हैं, तो इसीलिए ऐसी फसलों को बढ़ावा देने से जल की जो आपूर्ति है वो अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है चारागाह विकास, पशुपालन सुधार में से क्या करते हैं हम आजीविका स्थिर बनाना। बिल्कुल इससे आजीविका को स्थिर बनाया जा सकता है और जो किसान है वो एक जगह पर पशुपालन भी कर सकते हैं और जो चरागाह का विकास होता है उससे उससे उनका आर्थिक स्तर भी विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल भराव और लवणीयता नियंत्रण हेतु विकास प्रबंधन को अपनाना। बिल्कुल लवणीयता को नियंत्रित करना, जैसे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो अधिक सिंचाई की वजह से लवणीय भूमि हो गई है, तो इस तरीके को हम ये जो नियंत्रण है, जल भराव नियंत्रण या लवणीयता नियंत्रण, निकास प्रबंधन है, ये सब अपना कर ही हम क्या कर सकते हैं आजीविका में इन उपायों से हम कृषि, पर्यावरण और आजीविका तीनों सुरक्षित रहते हैं और क्षेत्र में दीर्घकालीन सतत विकास संभव हो पाता है। तो हम इन सभी उपायों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थ और पंचम क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। उत्तर है पंचम और चतुर्थ और पंचम क्रियाएं सेवा क्षेत्र की उच्च स्तरीय गतिविधियां हैं, किंतु इनका कार्य, महत्व और प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। इसी आधार पर इनके बीच जो है अंतर स्पष्ट होता है। हम इनके बीच मुख्य अंतर देखते हैं। फर्स्ट है कार्य का स्वरूप, कार्य के आधार पर देखते हैं हम। चतुर्थ क्रियाएं ज्ञान, सूचना और शोध पर आधारित होती हैं, जबकि पंचम क्रियाएं नेतृत्व, नियंत्रण और नीति निर्धारण, नीति निर्माण जो है उससे संबंधित होती हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे चतुर्थ क्रियाएं इसरो में अनुसंधान कार्य, यानी इसरो में जो अनुसंधान कार्य है, रिसर्च का जो कार्य किया जाता है वो चतुर्थ क्रियाओं में आता है, जबकि जो पंचम क्रियाएं हैं उसमें प्रधानमंत्री द्वारा नीति निर्माण कार्य आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेदारी का स्तर। चतुर्थ क्रियाओं में विशेषज्ञता और विश्लेषण प्रमुख होता है, जबकि पंचम क्रियाओं में सर्वोच्च स्तर पर निर्णय और दिशा निर्देशन होता है। उदाहरण के लिए चतुर्थ क्रियाएं जैसे विश्वविद्यालय में शोध विश्लेषण, यानी रिसर्च का जो विश्लेषण किया जाता है विश्वविद्यालयों में वो चतुर्थ क्रियाओं में आता है, जबकि पंचम मुख्यमंत्री द्वारा शासन निर्णय, यानी किसी भी मुख्यमंत्री है उसके द्वारा शासन के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है, शासन करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है वो सभी पंचम क्रियाओं में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। चतुर्थ क्रियाएं नवाचार और सूचना के माध्यम से विकास को गति देती हैं, जबकि पंचम क्रियाएं जो हैं वो व्यापक नियंत्रण और समन्वय द्वारा आर्थिक ढांचे को संचालित करती हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। चतुर्थ क्रियाएं आईटी डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में कार्य करते हैं हम, जबकि पंचम कैबिनेट स्तर पर राष्ट्रीय नीति का कार्य किया जाता है।
तो अब निष्कर्ष रूप में देखते हैं। इस प्रकार चतुर्थ क्रिया ज्ञान और शोध पर आधारित होती हैं, जबकि पंचम क्रियाएं निर्णय, नेतृत्व और नीति निर्धारण से जुड़ी होती हैं। इसीलिए दोनों का कार्य कार्यक्षेत्र और प्रभाव अर्थव्यवस्था में अलग-अलग भूमिका निभाता है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।